Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon all. शशांक, चंचल, बाबू, राहुल, सुनील, मिथिलेश, गौरी, निधि, आलोक, श्याम, पवन, प्रियंका, धीरज, प्रतिभा, राहुल, वैशेंद्र, विवेक, मिथिलेश, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फतरा, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो भैया हम पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी चैप्टर, और इनइक्वलिटी चैप्टर में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। लास्ट में मैंने आपको कोडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन कराया था। वो जो कोडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हमने किया था ना, ठीक है, उसमें बाकी और कुछ नहीं बचा, वही एक कंसेप्ट है। ठीक है, कि हम एक मैजिक बॉक्स बनाएंगे और उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है जी हाँ। तो इनइक्वलिटी में सिर्फ उतना ही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब आपको पता चल चुका है कि कब ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, कब लेस देन बनेगा, कब ग्रेटर देन इक्वल, कब लेस देन इक्वल। दोनों फैमिली के मेंबर है तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। और ईदर और की तीन सिचुएशन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल का रिजल्ट है तो ग्रेटर इक्वल इधर और देगा, लेस देन इक्वल का रिजल्ट है तो लेस देन इक्वल इधर और देगा। और अगर ब्लॉकिंग केस है तो तीनों सिंबल आने चाहिए दोनों कंक्लूजन को मिला के, तभी इधर और बनेगा, तभी इधर और बनेगा। ठीक है। और कोडेड इनइक्वलिटी में क्या है कि हम एक मैजिक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स के जरिए हम देख लेंगे कि कौन सा सिंबल हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा, कौन सा रिजल्ट बनेगा फाइनली। ठीक है। तो बस इनइक्वलिटी में उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी आप लोग अलग से क्लास नोट से, पीडीएफ से इन कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। चलिए, तो आज हम बेटा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया दिन, नई शुरुआत आज के साथ। और आज के जो टॉपिक का नाम होगा दैट इज कैलेंडर। जी हाँ, आज के चैप्टर का नाम है भैया कैलेंडर। कैलेंडर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो, वैसे तो रीजनिंग में सारे ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके इसके इंटरेस्टिंग होने के पीछे एक कारण यह है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। भैया, कैलेंडर जो चैप्टर है वो हम रेगुलर है ना डेली लाइफ में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर। इसीलिए इस चैप्टर के इंटरेस्टिंग होने का एक अलग कारण है ना? हाँ जी। मैजिक बॉक्स में बेटा ये करते हैं, देखो मैजिक बॉक्स में क्या करना होता है कि यहाँ पे ग्रेटर वाले का रिजल्ट है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन, ये लेस देन इक्वल, ये फिक्स है, और बीच में हमें इक्वल रखना है। जैसे एग्जाम में ग्रेटर का मतलब मान लो एट द रेट का मतलब ग्रेटर दिया हुआ हैज का मतलब ग्रेटर देन इक्वल है, परसेंटेज का मतलब सपोज कुछ भी, कॉपीराइट का मतलब सपोज लेस देन इक्वल है, और यहाँ पे मान लो आपका हो गया कोई एक सिंबल दे रखा है डॉलर। ठीक है, यहाँ पे मान लो डॉलर है। अब जैसे एक स्टेटमेंट है पी एट द रेट क्यू हैज टी डॉलर आर। अब आपको रिजल्ट बनाना है पी और आर के बीच में। बताना क्या रिजल्ट बनाओगे पी और आर के बीच में? पी और आर के बीच में क्या रिजल्ट बनाओगे? बताओ, पी और आर के बीच में क्या रिजल्ट बनाओगे? सर, जब मैं पी से आर की तरफ जाऊंगा तो मेरे रास्ते में तीन सिंबल हैं। मेरे रास्ते में पी से जब मैं आर जा रहा हूं तो एट द रेट भी है, हैज भी है, और डॉलर भी है। जब हम पी से आर जा रहे हैं तो तीन सिंबल है, एट द रेट, हैज, डॉलर। अब आप देखो, एट द रेट, हैज, डॉलर में रिजल्ट क्या बनता है? ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में हमेशा ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पी एट द रेट आर। और अगर मैं बात करूंगा रिजल्ट की क्यू और आर के बीच में, तो बेटा क्यू और आर के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? अगर मैं क्यू से आर जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में दो सिंबल है, हैज और डॉलर। और ये बताओ, हैज और डॉलर में क्या रिजल्ट बनता है? सर, हैज और डॉलर में हम हैज ही रिजल्ट बनाएंगे, तो क्यू हैज आर, ये हमारे कंक्लूजन बनेंगे पी और क्यू के, पी और आर के बीच में, और क्यू और आर के बीच में। बस ये है, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, थोड़ी सी अलग से प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चंस की, बाकी कंसेप्ट, ट्रिक, अप्रोच वही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, कैलेंडर हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, रियल लाइफ में पढ़ रहे हैं, अभी 2024 वर्ष हमारी चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे अगर कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछूं चैप्टर को शुरू करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ। बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, बैंकिंग को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में कैलेंडर आता है। ये मिस्टर इंडिया वाला कैलेंडर नहीं है। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। जैसे आज की हमारी जो डेट है वो क्या है? 8/8/24 है ना, आज 8 तारीख है ना, आज 8 तारीख है, और 8वां महीना है, यानी कि अगस्त, और वर्ष है 2024। मेरा कुछ बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप क्या जानते हो इस डेट के बारे में?
है ना। मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाह रहा हूँ, इस डेट का मतलब क्या है? 8 अगस्त 2024 का मीनिंग क्या है? हाँ, आप इसका मुझे मतलब समझा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? सर इसका क्या, आप मुझे बताओ कितनी वर्ष मेरी पूरी हो चुकी है? सर जब से कैलेंडर शुरू हुआ है, हम जो कैलेंडर की बात कर रहे हैं ना, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, एक हिंदी कैलेंडर होता है, ये तो इंग्लिश कैलेंडर है। ठीक है, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक हिंदी कैलेंडर भी होता है, हिंदी कैलेंडर होता है जिसको कहते हैं पंचांग। जैसे अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं तो यहाँ पे जो महीने होंगे वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होंगे, जनवरी से दिसंबर तक, है ना। इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होंगे। लेकिन हिंदी कैलेंडर में कौन से महीने होते हैं? हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं वो कौन से होते हैं? शायद आपने अपनी मम्मी या अपनी दादी से सुने होंगे। आपने अपनी मम्मी या दादी से सुने, चैत्र, फागुन, बैसाख, आषाढ़, माह, पूस। ठीक है, ये जो महीने होते हैं ना, जेठ, ऐसे महीनों का जिक्र आपने शायद अपनी मम्मी दादी से सुना होगा। चैत्र, माह, फागुन, आषाढ़, पूस, जेठ, ये हिंदी महीनों के नाम होते हैं। लेकिन हिंदी जो कैलेंडर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हिंदी कैलेंडर हमारे सिलेबस में नहीं है। कैलेंडर को हिंदी में कैलेंडर ही कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश कैलेंडर हमारे सिलेबस में है। ठीक है। अच्छा, हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक अंतर क्या है कि यहाँ के जो महीने हैं और यहाँ के जो महीने हैं उनमें अंतर क्या है? देखो, एक बहुत बड़ा, जैसे अभी सावन चल रहा है, सावन चल रहा है ना, तो सावन, सावन हिंदी कैलेंडर का महीना है। सावन कहते हैं ना, सावन का महीना, तो सावन जो है हिंदी कैलेंडर का महीना है। अच्छा, इन दोनों कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या है? आपको पता है, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है। एक तो आपकी जो राशि है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, और एक आपकी जो राशि है वो आपकी नाम के हिसाब से है। आपने आज तक अभी एक चीज गौर करी कि जो डेट ऑफ बर्थ वाली राशि होती है उसको हम बोलते हैं सन साइन, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? सन साइन। और जो नाम की राशि है उसको हम बोलते हैं मून साइन। उसको हम क्या बोलते हैं? मून साइन कहते हैं। आपने कभी नोट किया ये चीज कि नाम की राशि को मून साइन क्यों बोलते हैं और डेट ऑफ बर्थ की राशि को सन साइन क्यों बोलते हैं? आपने कभी इस चीज पे गौर किया? देखो, इसलिए बोलते हैं नाम की राशि को मून साइन, क्योंकि जो नाम हमारा होता है, हमारा नाम बेटा कहाँ से निकलता है? हमारा नाम हमारी जन्म पत्रिका से निकलता है। जो हमारी जन्म जो हमारी जन्म पत्रिका होती है ना, जो हमारी जन्म पत्रिका होती है, उस जन्म पत्रिका से, उस जन्म पत्रिका से हमारा नाम निकलता है। हमारा नाम कौन निकालता है? हमारा नाम पंडित जी निकालते हैं। हमारा नाम कौन निकालते हैं? हमारा नाम पंडित जी निकालते हैं जन्म पत्री से। और जन्म पत्री, है ना, और जो पंडित जी होते हैं जो हमारा नाम डिसाइड करते हैं, वो कभी भी इंग्लिश कैलेंडर का यूज नहीं करते। पंडित जी यूज करते हैं पंचांग का। और जो पंचांग होता है हिंदी कैलेंडर, बेटा ये किस पर बेस्ड होता है? ये मून पर बेस्ड होता है। ये किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन मून। ये चंद्रमा पर आधारित होता है। जो चंद्रमा की परिक्रमा होती है ना, अमावस्या से लेके पूर्णिमा, पूर्णिमा से लेके अमावस्या, ये जो चंद्रमा की परिक्रमा होती है उसके आधार पर हिंदी कैलेंडर के महीने आधारित होते हैं। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के महीने होते हैं अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या। तो क्योंकि हमारा नाम पंडित जी निकालते हैं, पंडित जी पंचांग से निकालते हैं, पंचांग हमारा चंद्रमा पर आधारित है, इसीलिए नाम के द्वारा निकाली गई राशि को हम बोलते हैं मून साइन। अच्छा, जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंग्लिश कैलेंडर से निकलती है। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से निकलती है? इंग्लिश कैलेंडर से, है ना। डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश कैलेंडर से निकलती है। इंग्लिश जो कैलेंडर है वो सन पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन सन। ये सूर्य पर आधारित है, ये ना। हमारे जो ये 12 महीने हैं ये किस पर बेस्ड है? ये सूर्य पर बेस्ड है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसके आधार पर इन महीनों को बनाया गया है। तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को इंग्लिश कैलेंडर से निकाला गया। इंग्लिश कैलेंडर सूरज पर आधारित है, इसीलिए उस राशि को हम क्या बोलते हैं? सनसाइन कहते हैं। हालांकि इस जानकारी का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। इस जानकारी का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने आपको बस वैसे ही बेसिक नॉलेज समझा दी। जानकारी होनी चाहिए ना, कुछ बेसिक बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, तो मैं अब आपसे पूछ रहा था, आज की जो तारीख है,
आज की तारीख है 8 अगस्त 2024। इस तारीख का एग्जैक्टली मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने वर्ष पूरे हो गए? कौन सी शताब्दी चल रही है? कौन सी शताब्दी चल रही है और कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? कौन सी शताब्दी चल रही है? हर शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, है ना? और कितने वर्ष हैं जो कि पूरे हो चुके हैं? कितने वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं जब से कैलेंडर बना है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं और कौन सी शताब्दी हमारी चल रही है? सर अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2023 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं। 2023 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। 2024वां वर्ष चल रहा है। 2024वां जो वर्ष है वो कंटिन्यू है। वो क्या है? वो कंटिन्यू है। 2024वां वर्ष कंटिन्यू है, जिसके महीने जनवरी से लेके, है ना, अगस्त तक आ चुके हैं। जनवरी से लेके जुलाई तक कंप्लीट हो चुके हैं और अगस्त का 8वां दिन है। जनवरी से जुलाई पूरे महीने कंप्लीट हो चुके हैं और अगस्त का 8वां दिन है। तो 2024वां वर्ष बेटा चल रहा है, जिसमें 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है और 2023 वर्ष हमारे फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, शताब्दी कौन सी है? ये कौन सी सेंचुरी है? सर 2024, 2000 का मतलब है 20वीं शताब्दी। तो ये बेटा 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। 2024 का मतलब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं, है ना? 2000, 31 दिसंबर 2000 को ना 20वीं शताब्दी पूरी हो गई थी और 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2001 से 21वीं शताब्दी हमारी शुरू हो गई। चलो, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है ना, जिसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस मैंने आपको ऐसे ही समझाया कि हाँ, हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कैलेंडर चैप्टर शुरू करने से पहले। ठीक है जी। हाँ, अब हम कैलेंडर चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ। हम्म इसको, इस जानकारी को मिटा देते हैं क्योंकि इस जानकारी का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपके नोट्स में ये जानकारी किसी काम की नहीं है, तो इसीलिए क्लास पीएनजी से इस जानकारी को मिटा देते हैं। ठीक है जी। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? सर अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में या तो होते हैं 365 दिन, लेकिन कभी कभी पता है ऐसा भी हो जाता है कि हमें 366 दिन भी देखने को मिल जाते हैं। टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 या 366। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो 2024 वर्ष है बेटा, इस वर्ष में टोटल 366 दिन है। आप देख सकते हो कैलेंडर में टोटल कितने दिन है? टोटल 366 दिन है। सर ऐसा कैसे होता है कि किसी वर्ष में 365 दिन होते हैं, किसी वर्ष में 366 दिन? देखो, जिस साल 366 दिन आते हैं ना, जिस साल 366 दिन आते हैं उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं, है ना? उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में लीप या फिर अधिवर्ष। अधि का मतलब ये होता है अधिक वर्ष। अधि का मतलब होता है अधिक वर्ष, है ना? लीप या अधिवर्ष। अधिक की ही शॉर्ट फॉर्म में अधि। तो अधिक तो मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं लीप या अधिवर्ष। ठीक है। तो जो लीप ईयर होता है उसमें ना, जो अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है। वरना ये हमारा नॉर्मल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। ठीक है। सर कौन कौन से ईयर लीप ईयर होते हैं? हमें पता है हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। हम जानते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। जैसे 2024 में 366 दिन है, इससे पहले 2020 में 366 दिन थे, इससे पहले 2016 में थे, इससे पहले 2008 में थे, इससे पहले 2004 में थे, है ना? इसके बाद 2028 में आएंगे, फिर 2032 में। हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है। इसका मतलब ये है, लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक क्या होगी? अच्छा, एक और चीज, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ये किस महीने में होता है? हम जानते हैं कि कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। हम जानते हैं कि कैलेंडर में होते हैं 12 महीने, है ना? 12 महीने होते हैं ना कैलेंडर में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, किस महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता है ना?
ये यूनिवर्सल मेथड सबको पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये यूनिवर्सल मेथड हर बच्चा जानता है। जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 और जो नीचे आ रहे हैं वो 30। जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, है ना, और सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। हाँ फरवरी फरवरी में 30 नहीं होते हैं, आई नो, है ना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये यूनिवर्सल मेथड है, ये दुनिया के हर बच्चे को पता होगा। तो जनवरी में वैसे भी ना 31 30 ऑल्टरनेट होते हैं। 31, बस फरवरी एक स्पेशल है, 31 30, 31 30, 31 30। लेकिन जुलाई के बाद, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद दोबारा अगस्त, जुलाई के बाद दोबारा अगस्त आ जाता है। तो जुलाई और अगस्त लगातार 31 31 के हैं। बाकी 31 30 ऑल्टरनेट है, 31 30 31 30 31 30 31 31, फिर 31 30 31 30 31। समझ रहे हो? ये महीनों के दिन होते हैं। अच्छा, फरवरी एक ऐसा महीना है, हमेशा फरवरी में 28 दिन होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर आता है, अधिवर्ष आता है, तो फरवरी में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं। तो फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता है। फरवरी है वो महीना जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर की पहचान क्या होती है सर? 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, 4 से भाग करने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 है ना, तो उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। 4 से भाग करने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, 2024, है ना, 2020, 2016, 2012, 2008, 2004, 2028, है ना, 1992, 1996, है ना, ये सारे वो ईयर हैं जिसमें हम 4 से भाग करेंगे। तो हमारा क्या होगा? 4 से भाग देने पर ऑड डेज रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, लीप ईयर है। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, लीप ईयर है। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट बेटा 4 से विभाजित है, तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 4 से डेफिनेटली विभाजित होगा। आखिरी की 2 डिजिट बेटा 4 से भाग जानी चाहिए। अगर लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डेफिनेटली बेटा 4 से भाग जाएगा। 4 से भाग जा रहा है, 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 4 से भाग जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे लीप ईयर है। अब मुझे बताओ, 1900 क्या है? 1700 क्या है? 1800 क्या है? 1900 क्या है? क्या ये भी लीप ईयर है? क्या ये भी लीप ईयर है? 2000 क्या 2000 भी लीप ईयर है? ये जो वर्ष मैंने लिखे हैं 1600, क्या 1600 भी लीप ईयर है? इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनको अलग से लिख देते हैं। 1600, 1700, 1800, ये शताब्दी वर्ष है। ये क्या है? दीज आर सेंचुरी ईयर्स। क्या ये सारी की सारी सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर है? क्या इनमें भी 4 से पूरा भाग जा रहा है? क्या इनमें भी? सर इनमें 4 से तो पूरा भाग जा रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना, किसी भी सेंचुरी ईयर के लिए, किसी भी सेंचुरी ईयर के लिए लीप सेंचुरी ईयर कब बनता है? लीप सेंचुरी ईयर कब होता है बेटा? कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष कब होती है पता है? लीप शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष तब होती है, कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष तब होती है जब उसमें 4 से नहीं, पूरा पूरा भाग जाए 400 से। 400 से भाग जाने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 400 से भाग जाने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या बेटा 1700 में 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 1800 में 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 1900 में 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन 1600 में 400 से भाग जाएगा, 2000 में 400 से भाग जाएगा। तो 1600 और 2000 तो लीप शताब्दी वर्ष है। 1600 और 2000 तो लीप शताब्दी वर्ष है, लेकिन 1700, 1800, 1900 ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। 2100 बेटा लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा।
ठीक है, तो वही शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष होगी जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर निकलेगा 0। वही लीप शताब्दी वर्ष होगी जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा। कहने का मतलब यह है, लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक क्या है, कोई भी अगर ईयर लिखा है, हम्म कोई भी अगर ईयर लिखा है तो वो लीप ईयर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? कोई भी अगर ईयर लिखा है तो वो लीप ईयर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सर अगर 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप ईयर है, लेकिन अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसमें चेक करना पड़ेगा 400 से। शताब्दी वर्ष की पहचान क्या होती है? शताब्दी वर्ष की पहचान होती है डबल जीरो। डबल जीरो जहां आ रहा है वो शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 से भाग करते हैं, और लीप और ईयर के लिए हम भाग करते हैं 4 से। तो ये लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक होती है। ये किसको पहचानने की ट्रिक होती है? लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक होती है। लीप ईयर का मतलब क्या है? लीप ईयर का मतलब है कि फरवरी 29 दिन की है। लीप ईयर का सिर्फ इतना मतलब है कि उस वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, दो लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर होता है? 4 साल का अंतर होता है ना। दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है ना। देखो, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24, ये सारे के सारे लीप ईयर है। हर दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। क्या ये बात हमारी सही है? क्या ये बात हमारी सही है कि हर बार दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही अंतर होता है ना? 1992 लीप ईयर है, बोलो 4 से पूरा भाग जा रहा है, लीप ईयर है, 4 दूनी 8 4 तिया 12। 4 साल बाद आएगा 1996, ये भी लीप ईयर है सर। इसके 4 साल बाद आएगा 2000, सर ये भी लीप ईयर है क्योंकि 400 से पूरा भाग जा रहा है। इसके 4 साल बाद आएगा 2004, ये भी लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद आएगा 2008, ये भी लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद आएगा 2012, ये भी लीप ईयर है। बहुत बढ़िया। तो हर बार दो लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर आ रहा है? 4 साल का अंतर आ रहा है। क्या ये बात हमेशा सही होती है? अगर मैं 1892 की बात करूंगा तो डेफिनेटली ये लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद 1896 आएगा, डेफिनेटली ये भी लीप ईयर है। लेकिन इसके 4 साल बाद 1900 आया। क्या 1900 एक लीप ईयर है? क्या 1900 एक लीप ईयर है? बेटा 2000 तो लीप ईयर है क्योंकि इसमें 400 से भाग जा रहा है, लेकिन 1900 में 400 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये एक लीप ईयर नहीं है। और अब जो लीप ईयर आएगा वो 1904 में आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो जरूरी नहीं है कि हर बार दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। मैक्सिमम दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर आ सकता है। मैक्सिमम दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आ सकता है। और ऐसा तब होता है जब बीच में एक सेंचुरी आ जाए और वो सेंचुरी लीप ईयर ना हो। तो अगर पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा दो लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर हो सकता है। कम से कम दो लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर होता है? कम से कम दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। कम से कम दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। ज्यादा से ज्यादा दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर होता है। समझे? इस बात को समझ लो, ज्यादा से ज्यादा 8 साल, कम से कम 4 साल। अच्छा, हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ता है ये तो आपको पता ही होगा कि सर एक साल में ना पूरे 365 दिन नहीं होते, 365 दिन तक कुछ एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं। तो वो 4 साल में पूरे एक दिन बना देते हैं, लेकिन वो पूरा एक दिन नहीं बनाते, एक दिन में कुछ कमी होती है। तो उसको हर 4 साल में बढ़ा तो देते हैं, लेकिन फिर जैसे ही 100वीं वर्ष आती है, पहली शताब्दी, फिर वो दिन बढ़ाया नहीं जाता, है ना। इसके चक्कर में ये सब ना अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड है। 1900 इज ऑल्सो लीप ईयर। बेटा 1900 लीप ईयर नहीं है, इसमें 400 से, है ना, इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, 1900 लीप ईयर नहीं है। कोई भी ईयर लीप ईयर तब होगी जब उसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाए। इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए 1900 एक लीप ईयर नहीं है। 1900 एक लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, 4 या 400 से भाग करो, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। अच्छा ये बताओ, जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था तो कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर थे? जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था तो कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर थे? सर पहले 5 साल में सिर्फ एक ही लीप ईयर था,
और वो भी चौथा वर्ष था, है ना। अच्छा, पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे? पहले 10 साल में 2 लीप ईयर थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। पहले 15 साल में कितने लीप ईयर थे? पहले 15 साल में 3 लीप ईयर थे, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष और 12वां वर्ष। आप 4 से भाग करो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर। 4 एकम 4, 1 लीप ईयर, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर, 4 तिया 12, 3 लीप ईयर। पहले 50 साल में कितने लीप ईयर थे? 4 से भाग करो, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर थे। कौन कौन से थे? चौथा, 8वां, 12, 16, 20 डॉट 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 48 आ जाएगा, 48वां वर्ष, है ना। 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ये टोटल 12 लीप ईयर है। अब आप ये बताओ पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? अच्छा, इससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे? 2 लीप ईयर थे ना, पहले 10 साल में 2 लीप ईयर। तो क्या 10 साल में 2 ही लीप ईयर होंगे हमेशा? जैसे मैं आपसे कहूं कि 2003 से लेके, है ना, 2005 से लेके 2015 तक, बताओ ये कैलेंडर में 10 साल का अंतर है। कैलकुलेट करना इन 10 साल में कितने लीप ईयर है। इन 10 साल में कितने लीप ईयर हैं? सर 5 से 15 10 साल का अंतर है। 5 से 15 10 साल का अंतर है। और इन 10 साल में कितने लीप ईयर है? 5 और 15 में 10 साल का अंतर है। इन 10 साल में कितने लीप ईयर है? सर 2005 लीप ईयर नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। पहला लीप ईयर है 2008, फिर हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, फिर 12, तो फिर 16। तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में 2 लीप ईयर है। तो क्या हर बार 10 साल में 2 ही लीप ईयर होंगे? गलत जवाब। अगर मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता 2003 से लेके, अगर ये क्वेश्चन होता 2003 से लेके 2013, ये भी कैलेंडर में 10 साल का अंतर है बेटा, 3 और 13 10 साल का ही अंतर है। क्या आप कैलकुलेट करके बताना अब 10 साल में कितने लीप ईयर है? सर 2003 लीप ईयर नहीं है, 2004 है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2008, 2012। तो बेटा अब 10 साल में कितने लीप ईयर है? अब 10 साल में 3 लीप ईयर है। अब 10 साल में 3 लीप ईयर है। और अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि 1997 से लेके 1997 से लेके नहीं सॉरी 1897 से लेके 1907 के बीच में, बेटा बताना कितने साल का अंतर है? सर 1897 से 1907, अभी भी 10 साल का अंतर है, अभी भी 10 साल का अंतर है। अब आप काउंट करना इन 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अभी भी 10 साल का अंतर है। बेटा जब आपको डबल जीरो दिखाई दे तो 400 से भाग करना है, वरना हमेशा 4 से भाग करना है। जब आपको ये 2 जीरो दिखाई दे, शताब्दी वर्ष दिखाई दे, तो 400 से भाग करना है। अब 10 साल में बेटा 1897 लीप ईयर नहीं है, 98 भी नहीं, 99 भी नहीं, 1900 भी नहीं, 1901 भी नहीं, 1902 भी नहीं, 1904, फिर 1908 इसके बाहर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक लीप ईयर है। अब जरा आप चेक करो कि 10 साल में 2 लीप ईयर भी है, 10 साल में 3 लीप ईयर भी है और 10 साल में 1 लीप ईयर भी है। तो 10 साल में कितने लीप ईयर होता है ये किस पे डिपेंड करता है? सर 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर ईयर्स पे, कि हम कौन सी 2 वर्ष को रेफरेंस बना रहे हैं। हम कौन सी 2 वर्ष को रेफरेंस बना रहे हैं ये उस पे डिपेंड करता है कि 10 साल में 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएंगे। लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे, तो आप आंसर हमेशा 2 ही दोगे, क्योंकि कैलेंडर के पहले 10 साल में तो 2 ही लीप ईयर थे। बट अगर पर्टिकुलर 2 ईयर दी गई है 10 साल के गैप में, तो वो आंसर 1 है, 2 या 3 है, वो डिपेंड करता है उन पर्टिकुलर ईयर्स पे। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? है समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ, कैलेंडर के पहले 100 साल में, कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर थे, जल्दी से बताओ। कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर थे, जल्दी से बताओ। हम्म कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर थे, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। पहले 10 साल में कितने थे, पहले 20 साल में कितने थे? इसका पता लगाया जा सकता है 4 से भाग देकर।
इसका पता किससे लगा सकते हो? 4 से भाग देकर। बनाओ फटाफट से। कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो बेटा 4 से 25 बार भाग जाएगा। तो हमारे हिसाब से पहले 100 वर्ष में 25 लीप ईयर होने चाहिए। हमारे हिसाब से पहले 100 वर्ष में 25 लीप ईयर होने चाहिए। और आप बता सकते हो वो कौन कौन से 25 लीप ईयर हैं? देखो, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष, डॉट डॉट डॉट, 92वां, 96वां और 100वां वर्ष। जब आप इन टोटल को काउंट करोगे ना, तो ये टोटल कितने बैठेंगे? टोटल 25 बैठेंगे, है ना? ये टोटल कितने बैठेंगे? ये टोटल बैठेंगे 25। ये 1 2 3 4 23 24 25, ये टोटल 25 है भैया, टोटल 25। तो हमने 25 लीप ईयर बोल दिए। लेकिन आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 100वीं वर्ष है वो एक शताब्दी वर्ष है। 100वीं वर्ष एक शताब्दी वर्ष है, जबकि इसमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी, है ना, जो कैलेंडर की 100वीं वर्ष थी, वो एक्चुअल में लीप ईयर थी ही नहीं। इसीलिए हम 25 की जगह बेटा कितनी काउंटिंग करेंगे? 24 की काउंटिंग करेंगे। तो कैलेंडर की पहली शताब्दी में 25 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर थे। कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में 25 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 24 ही लीप ईयर थे। ठीक है, क्योंकि जो 100वीं वर्ष थी वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं थी। तो कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? पहले 200 साल में कितने लीप ईयर थे? पहले 300 साल में कितने लीप ईयर थे? पहले 400 साल में कितने लीप ईयर थे? जल्दी से काउंट करके बताओ। फिर इसके बाद एक टेबल और भरो कि कैलेंडर के 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, 100 वर्षों में, है ना? पहले 100 वर्षों में कितने लीप ईयर? पहले 200 वर्षों में, 200 ईयर्स में, पहले 200 वर्षों में कितने लीप ईयर? कैलेंडर के 300 वर्षों में कितने लीप ईयर? कैलेंडर के 400 वर्षों में कितने लीप ईयर? है ना, 400 ईयर्स। 100 ईयर्स में, 200 ईयर्स में, 300 ईयर्स में, 400 ईयर्स में। लीप ईयर कैलकुलेट करके बताओ मुझे। फिर ये बताओ, कैलेंडर की जो फर्स्ट सेंचुरी थी, पहली शताब्दी, फिर जो कैलेंडर की सेकंड सेंचुरी थी, दूसरी शताब्दी, फिर जो कैलेंडर की थर्ड सेंचुरी थी, तीसरी शताब्दी, और फिर जो कैलेंडर की फोर्थ सेंचुरी थी, चौथी शताब्दी। टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करके बताओ। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब
1 से लेके 100 वर्ष। सेकेंड सेंचुरी का मतलब 101 से लेके 200 वर्ष। और थर्ड सेंचुरी का मतलब 201 से लेके 300 वर्ष। और फोर्थ सेंचुरी का मतलब 301 से लेके 400 वर्ष। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी। एक माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि जो 100वीं वर्ष है बेटा वो लीप ईयर नहीं है। 100वीं वर्ष एक शताब्दी वर्ष है और वो शताब्दी वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। इसीलिए 25 की जगह 24 लीप ईयर थे। क्योंकि बेटा चौथा, पांच, आठवां, 12वां, 92वां, 96वां, लेकिन जो 100वां वर्ष था ना वो लीप ईयर नहीं था, इसीलिए -1 हुआ।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साफ। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि भैया पहले 100 साल में हमने 25 लीप ईयर निकाले थे, लेकिन क्योंकि 100वीं वर्ष लीप ईयर नहीं है तो -1 करने की वजह से 24 हो गए। पहले 200 साल को अगर तुम 4 से भाग दोगे तो 50 लीप ईयर निकलेंगे। लेकिन हमें पता है पहले 200 वर्ष में जो 100वीं वर्ष है और जो 200वीं वर्ष है ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, इसीलिए -2 करके आंसर 48 आ जाएगा। अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 75 लीप ईयर आने चाहिए। लेकिन हमें पता है पहले 300 वर्षों तक 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष ये तीनों ही लीप ईयर नहीं है, तो -3 करके 72 आंसर आ जाएगा। और पहले 400 साल को 4 से भाग करूंगा तो 100 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन पहले 400 साल तक 100वीं वर्ष 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष लीप ईयर नहीं है। लेकिन हाँ, 400वीं वर्ष लीप ईयर है। 400वीं वर्ष लीप ईयर है। 400वीं वर्ष लीप ईयर है ना? हाँ जी, 400वीं वर्ष क्या है? लीप ईयर है। 400वीं वर्ष क्या है? 400वीं वर्ष लीप ईयर है। समझ रहे हो? तो इसीलिए -3 करेंगे और आंसर कितना आएगा? 97 आएगा। तो कहने का मतलब है 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, फिर 48, फिर 72 और फिर होते हैं हमारे 97 लीप ईयर। फिर होते हैं हमारे 97 लीप ईयर। अब हम बात करेंगे सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में बेटा 24 लीप ईयर थे। अब जो सेकेंड सेंचुरी है ना, दूसरी शताब्दी, वो 101 से लेके 200 तक, तो ये जो 100 वर्ष का अंतराल है ना, इस 100 वर्ष में भी बेटा 24 ही लीप ईयर आएंगे, है ना? इन 100 वर्ष के अंतराल में भी 24 ही लीप ईयर आएंगे। लेकिन ये जो 100 वर्ष है, इन 100 वर्ष में पूरे के पूरे 25 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि जो 400वीं वर्ष है वो एक लीप ईयर है। क्योंकि जो 400वीं वर्ष है वो एक लीप ईयर है। 200वीं वर्ष लीप ईयर इसलिए नहीं है क्योंकि 200 में 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 200वीं वर्ष लीप ईयर कैसे हो सकती है जब 400 से पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा? तो जब भाग ही नहीं जा रहा तो वो लीप ईयर कैसे हो सकती है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लो? हैं? चलो, तो मैंने आपको लीप ईयर को पहचानना सिखाया, मैंने आपको टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करने बताया। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फटाफट फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो। जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दो, फटाफट फटाफट से। निम्नलिखित में से विषम छांटिए, इनमें से कौन सा वर्ष है जो सबसे अलग है? 1992 लीप ईयर है, फरवरी 29 दिन की थी। ठीक है। और 1900 जो है लीप ईयर नहीं है क्योंकि 400 से भाग नहीं जाएगा, तो फरवरी 28 दिन की थी। 1800 भी लीप ईयर नहीं है, 400 से भाग नहीं जाएगा, फरवरी 28 दिन की थी, है ना? इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए ये भी फरवरी 28 दिन की है। तो इसका मतलब यह है 1992 को छोड़कर बाकी के बाकी सभी ईयर में जो फरवरी है वो 28 दिन की है। ये बताओ 2009, ये बताओ 2009 और 2019 के बीच में अधिवर्षों की संख्या कितनी है? 2009 और 2019 के बीच में अधिवर्षों की संख्या कितनी है? बेटा 9 से 19 कितने साल का अंतर है? 9 से 19 10 साल का अंतर है। और इस 10 साल में कितने लीप ईयर है? 2009 तो लीप ईयर नहीं है, 9 के बाद 10 भी नहीं है, 10 के बाद 11 भी नहीं है। हेलो।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये वाला जो क्वेश्चन था कि पहले, है ना, 2009 से 2019 10 साल का अंतर है। 2009 लीप ईयर नहीं है, 2010 लीप ईयर नहीं है, 11 नहीं है, 12 लीप ईयर है और फिर 16 लीप ईयर है, 20 भी लीप ईयर नहीं है। तो इन 10 साल में सिर्फ और सिर्फ कितने लीप ईयर है? इन 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 लीप ईयर है। अच्छा, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है? पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर है। पहली सेंचुरी में 24 लीप ईयर है। दूसरी शताब्दी में भी 24 ही लीप ईयर थे, अभी कैलकुलेट कराया मैंने। दूसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर है? लेकिन जो चौथी शताब्दी है बेटा, उसमें 25 लीप ईयर आएंगे। चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर आएंगे? 25 लीप ईयर आएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा फटाफट से। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? बेटा 29 फरवरी कितनी बार आएगी 400 वर्षों में? 400 वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे, 400 वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे उतनी बार 29 फरवरी आएगी। और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, ये बताओ। 29 फरवरी का तो तुमने बता दिया, अब तुम बताओ 29 तारीख कितनी बार आती है 400 वर्षों में? 29 फरवरी तो 97 बार आएगी 400 वर्षों में, लेकिन 29 तारीख कितनी बार आएगी ये बताओ। 29 तारीख कितनी बार आएगी 400 वर्षों में? एक साल में बेटा 29 तारीख हर महीने में आती है, सिर्फ फरवरी में नहीं आती। 29 तारीख हर महीने में आती है। एक साल में फरवरी को छोड़कर 11 महीने होते हैं, तो एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आती आती है। भैया फरवरी को छोड़कर एक महीने में, फरवरी को छोड़कर एक साल में 11 महीने होते हैं। फरवरी को छोड़कर एक साल में 11 महीने होते हैं, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आती आती है। एक साल में 11 बार 29 तारीख आती है, तो पूरे 400 साल में, पूरे 400 साल में कितनी बार आएगी? 11 गुणा 400 यानी कि 4400 बार। तो पूरे 400 साल में 4400 बार तो 29 तारीख आनी आनी है। अब बेटा हमने इसमें फरवरी छोड़ दिए, हमने फरवरी छोड़ दिए। फरवरी कितने हैं? 97 फरवरी है पूरे 400 साल में। तो फरवरी और जोड़ दो, यानी कि 29 तारीख 4497 बार आ जाएगी, है ना? क्योंकि 400 साल में 4400 बार तो मिनिमम 29 तारीख, हर महीने में 29 तारीख आती है, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, है ना? तो 400 बार 29 तारीख आती है, फरवरी और जोड़ दो। चलिए साहब, तो हमने जो कंसेप्ट सीखा आज, वो बेसिक कंसेप्ट सीखा, है ना? लीप ईयर्स क्या होते हैं, लीप ईयर्स क्या होते हैं, है ना? क्या कंसेप्ट सीखा हमने? लीप ईयर्स क्या होते हैं और टोटल लीप ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल लीप ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जो कैलेंडर में तीसरा कंसेप्ट है ना, वो है रिलेटेड टू ऑड डेज। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है रिलेटेड टू ऑड डेज, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम दिन। अब पूरा चैप्टर बेटा इसी पर बेस्ड है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। ऑड डेज क्या होते हैं, है ना? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने के बाद, दिनों की कुल संख्या में 7 से देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, जो भी हमारा शेषफल बचता है, 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। पता है 7 से ही भाग क्यों देते हैं हम रिमाइंडर निकालने के लिए? हम 7 का ही शेषफल क्यों बताते हैं ऑड डेज को? पता है क्यों? क्योंकि कैलेंडर में पहला दिन था, पता है कौन सा था? कैलेंडर में सबसे पहला दिन मंडे था। कैलेंडर हमारा मंडे से शुरू हुआ था, दूसरा दिन ट्यूसडे था, तीसरा दिन वेंसडे था, चौथा दिन थर्सडे था, पांचवा दिन कैलेंडर का फ्राइडे था, और जो कैलेंडर का छठा दिन था वो सैटरडे था, और भैया कैलेंडर का सातवां दिन संडे था, और आठवां दिन फिर से संडे के बाद मंडे आ जाएगा, नवां दिन फिर से ट्यूसडे आ गया, 10वां दिन फिर से वेंसडे आ गया, है ना? 11वां दिन फिर से थर्सडे आ गया। तो कहने का मतलब है जो कैलेंडर में 7 दिन थे ना, वही 7 दिन बार बार रिपीट होने लगे। कैलेंडर के जो 7 दिन थे वही 7 दिन बार 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 रिपीट होने लगे, है ना? इसीलिए इसीलिए 7 के रिमाइंडर को क्या बोलने लगे? विषम दिन। 7 के शेषफल को क्या कहने लगे? ऑड डेज। क्योंकि हर 7 दिन बाद बेटा वही दिन रिपीट होने लगा, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होने लगा। 1 तारीख को भी मंडे था, कैलेंडर का पहला दिन भी मंडे था, 8वां दिन भी मंडे था,
15वां दिन भी, 15 और 7 22वां दिन भी, 29वां दिन भी, है ना, 29 और 7 36वां दिन भी। ये सब कैलेंडर के मंडे थे। पहला दिन, 8वां दिन, 15वां, 22वां। क्योंकि 7 से भाग दो, 7 एकम 7 कितना बचा, 1। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1। 7 तिया 21 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 1। 7 पंजे 35 कितना बचा, 1। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होने लगा, इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को क्या कहने लगे हम, विषम दिन कहने लगे। तो दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने का जो भी शेषफल बचेगा वो हमारा ऑड डेज कहलाएगा। जैसे अगर मैं दिनों की संख्या लिखूं, आप मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करके बताना कितने ऑड डेज होंगे, है ना। जैसे 10 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे, 15 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे, 28 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे, 29 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे, 30 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे, 31 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे। और ये बताओ 50 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, 365 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, और 366 डेज में कितने विषम दिन होंगे। कैलकुलेट करके बताना जरा, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। तो ऑड डेज होते हैं रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद कैलेंडर में वही दिन रिपीट होने लगा। हर 7 दिन बाद कैलेंडर में वही दिन रिपीट होने लगा। 7 एकम 7 कितना बचा, 3। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 0। 7 चौक 28 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 2। 7 चौक 28 कितना बचा, 3। तो बेटा ये जो ऑड डेज है ना, ये मंथ्स के ऑड डेज है, मंथ्स। यानी कि फरवरी में 0 ऑड डेज अगर वो नॉर्मल ईयर की है। अगर वो लीप ईयर की फरवरी है तो 1 ऑड डेज। जितने भी महीने 30 दिन के हैं उसमें 2 ऑड डेज। जितने भी महीने 31 दिन के हैं उसमें 3 ऑड डेज। वीक, बेटा वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है। वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है। आप जब भी 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। कितने भी सप्ताह हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1000 2000 लाख 10 लाख, कितने भी सप्ताह हो, सप्ताह हमेशा 7 का गुणज होगा। यानी कि जब भी आप 7, क्योंकि टोटल दिन निकालोगे ना वो हमेशा 7 का मल्टीप्लाई होंगे। तो जब भी 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0। तो वीक में हमेशा ऑड डेज 0 होंगे। वीक में हमेशा ऑड डेज क्या होंगे, 0 होंगे ऑलवेज। 7 पंजे 35 बचा 1। 7 दूनी 14 बचा 1। 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, यानी कि एक साधारण वर्ष में हमेशा एक ऑड डे होता है। 7 पंजे 35 बचा 1। 7 दूनी 14 बचा 2, यानी कि एक लीप ईयर में हमेशा 2 ऑड डेज होते हैं। तो बेटा ये मंथ्स के ऑड डेज हो गए, ये वीक के ऑड डेज हो गए, और ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के ऑड डेज हो गए। बाकी इन ऑड डेज का यूज कैसे करना है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वी विल डिस्कस टुमारो, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब मुलाकात करते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।